हाय एवरीवन, यदि आप एक बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है और आप अपनी आईटीआर जो है वो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर फाइल करते हैं, यानी कि आप अपनी आईटीआर सेक्शन 44AD और 44ADA में फाइल करते हैं, तो आपके लिए असेसमेंट ईयर 24-25 से न्यू टैक्स लिमिट जो है वो एप्लीकेबल होगी। और साथ ही इस बार के आईटीआर में कैश कंपोनेंट का ऑप्शन भी दे रखा है। तो यदि आपकी कैश में कोई सेल है तो वो आपको सेपरेट जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी और उस पर आपको अलग से प्रॉफिट जो है वो अपने आईटीआर में शो करना पड़ेगा। तो असेसमेंट ईयर 24-25 से कैश में सेल करने वाले एक बार अलर्ट जरूर हो जाएं। अब हमारे इंडिया में 90% लोग ऐसे हैं जो कि सेक्शन 44AD या 44AD में अपना रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं, क्योंकि इसके कई सारे बेनिफिट है। एक तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं, ना ही हमें कोई रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, और साथ ही इनकम टैक्स के कई सारे ऐसे प्रोविजन भी है जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के केस में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, यदि आप सेक्शन 44AD में अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि ध्यान में रखने हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक जरूर देखें। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो 44AD में आईटीआर फाइल करते समय फर्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपकी असेसमेंट ईयर 24-25 से टर्नओवर की जो लिमिट है वो चेंज हो गई है। यानी कि अगर आप एक बिजनेसमैन है तो उस केस में आपके टर्नओवर की जो लिमिट है वो 2 करोड़ से 3 करोड़ हो गई है, और यदि आप एक प्रोफेशनल है तो उस केस में आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से 75 लाख हो गई है। लेकिन साथ में इसकी कुछ कंडीशन भी है। तो आपकी टर्नओवर की जो लिमिट है वो 2 करोड़ से 3 करोड़ तभी मानी जाएगी जब आपकी ग्रॉस रिसिप्ट का 95% या उससे ज़्यादा आपको डिजिटल मोड में रिसीव्ड होता है, और 5% या उससे कम जो है वो आपको कैश में रिसीव होता है। साथ ही अगर आप प्रोफेशनल है तो उस केस में भी आपको जो रिसिप्ट होती है वो 95% या उससे ज़्यादा डिजिटल मोड में होनी चाहिए, और 5% या उससे कम जो है वो कैश में होनी चाहिए। तो जब आप अपनी असेसमेंट या 24-25 की आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो आपको कैश कंपोनेंट का ऑप्शन जो है वो अलग से दे रखा है। यानी कि अगर आपको कोई भी कैश में रिसिप्ट होती है तो आपको मिनिमम 8% प्रॉफिट जो है वो अपने आईटीआर में शो करना है, और अगर आपकी रिसिप्ट बैंक के थ्रू है तो उस केस में आपको मिनिमम 6% प्रॉफिट जो है वो अपने रिटर्न में शो करना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में आपको एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो अपने आईटीआर में दिखाना है, ना कि 6% एंड 8% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट। दूसरी चीज़ आपको ये चेक करनी है कि आपकी जो जीएसटी टर्नओवर की लिमिट है वो पूरे साल में एक्सीड तो नहीं हो गई है। यानी कि आपका टर्नओवर जो है वो पूरे साल में 40 लाख रुपए से ज़्यादा तो नहीं हो गया है, या आपकी जो प्रोफेशनल रिसिप्ट है वो पूरे साल में 20 लाख रुपए से ज़्यादा तो नहीं हो गई है, क्योंकि उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप मान लो कि आपके बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें पूरे साल में 50 लाख की रिसिप्ट आ रही है, तो कई सारे पर्सन आईटीआर फाइल करते समय क्या करते हैं, 50 लाख का 6% प्रॉफिट यानी कि 3 लाख रुपये जो है वो अपने आईटीआर में डिक्लेयर कर देते हैं। अब हो सकता है कि उस 50 लाख की जो रिसिप्ट है उसमें आपकी कॉन्ट्रा एंट्री भी हो सकती है कि आपने बैंक में पैसे जमा कराए हो या निकाले हो, या फिर आपने अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से कोई पैसे उधार भी ले रखे हो, या और भी कोई दूसरी एंट्री हो सकती। तो आपको एक बार ये जरूर चेक करना है कि आपकी जो ये एंट्री है वो सेल से ही बिलोंग करती है या नहीं करती है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि आपकी कहीं जीएसटी की जो लिमिट है वो क्रॉस तो नहीं हो गई है और आपने पूरे साल में उसका ध्यान ही ना रखा हो। तीसरी चीज़ जो आपको अपना आईटीआर फाइल करते समय ध्यान में रखनी वो है कि आप इनकम टैक्स में जितना टर्नओवर शो कर रहे हैं उतना ही टर्नओवर आपके जीएसटी पोर्टल पर आना चाहिए। यानी कि आपको आईटीआर फाइल करने से पहले जीएसटी पोर्टल पर जितना टर्नओवर आ रहा है उसको एक बार जरूर चेक करें। उसके लिए आपको जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 जो है वो डाउनलोड करना है। इसकी पूरी आपको फाइनेंशियल ईयर की समरी जो है वो अवेलेबल हो जाती है, और उस समरी में से आपको कैश सेल कितनी है और आपकी बैंक से सेल कितनी है उसको बाइफरकेट करना है, और उसी को ही आपको अपने रिटर्न जो है उसमें शो करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपने अपने एक पैन कार्ड से जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखे हैं उन सभी की सेल जो है उसको आपको कंबाइन करके आपके इनकम टैक्स में जितनी आप सेल डाल रहे हैं उससे मैच करना है। अब कई सारे पर्सन क्या होता है कि एक पैन नंबर से कई सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं, लेकिन आईटीआर फाइल करते समय वो सारी जो सेल्स है उसको अपने आईटीआर में शो नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मान लो अगर आपके एक पैन कार्ड से 2 जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखे हैं तो दोनों की सेल जो है वो आपको ऐड करनी है, और फिर आपको अपने आईटीआर जो है उसमें डिस्क्लोज करनी है। और साथ ही आपको आईटीआर फाइल करने से पहले अपना बैंक स्टेटमेंट जो है वो जरूर चेक करना है।
फोर्थ मिस्टेक जो कि जनरली बहुत से लोगों के द्वारा अपना आईटीआर फाइल करते समय की जाती है वो ये है कि वो अपने टर्नओवर का 6% या 8% प्रॉफिट जो है वो डिस्क्लोज कर देते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपका एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा है तो आपको अपने आईटीआर जो है उसमें एक्चुअल प्रॉफिट ही डिस्क्लोज करना है, ना कि 6% या 8% प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर कोई प्रोफेशनल है जिसकी पूरे साल में 20 लाख की रिसिप्ट है, अब मान लो अगर उसके 2 लाख का टीडीएस डिडक्ट किया होगा तो उस केस में उसकी नेट रिसिप्ट कितनी हो जाती है, 18 लाख। तो उस केस में उसको सेक्शन 44 एडी में मिनिमम 50% प्रॉफिट जो है वो शो करना पड़ता है, यानी कि 9 लाख रुपए की इनकम जो है उसको अपने आईटीआर में शो करनी है। अब मान लो यदि उसको पूरे साल में ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 15 लाख की होती है तो उस केस में उसको हायर अमाउंट जो है वो अपने आईटीआर में डिस्क्लोज करनी है, यानी कि उसको अपनी 15 लाख की जो इनकम है वो अपने आईटीआर में डिस्क्लोज करनी है, ना कि 9 लाख रुपए की। अब मान लो कई सारे पर्सन होते हैं जो कि प्रॉपर्टी जो है उसमें सेल परचेज करते हैं, तो ये उनके लिए बिजनेस हो जाता है। तो प्रॉपर्टी को सेल करने से जो भी आपकी इनकम होती है तो वो आप सेक्शन 44 एडी में दिखा सकते हैं। अब कई सारे पर्सन क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी है जिसको वो 1 करोड़ में बेच देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि 1 करोड़ का जो रिसिप्ट है उसका 6% यानी कि 6 लाख का जो प्रॉफिट है वो अपने आईटीआर में शो कर देते हैं, जबकि 50 लाख का जो उनका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है वो उनके आईटीआर में शो नहीं करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको आपके ग्रॉस टर्नओवर का 6% या 8% और एक्चुअल में प्रॉफिट विच एवर इज हायर है वो आपको अपने रिटर्न जो है उसमें कंसिडर करना है, अदरवाइज आपके पास फ्यूचर में डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। फिफ्थ मिस्टेक जो बहुत से लोगों के द्वारा की जाती है वो क्या करते हैं कि वो अपना करंट अकाउंट तो चेक कर लेते हैं कि उसमें सेल है या नहीं है, लेकिन वो अपने सेविंग बैंक में अगर कोई सेल है तो उसको चेक करना भूल जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आईटीआर फाइल करने से पहले आपको एक बार अपना सेविंग अकाउंट भी जरूर चेक करना है कि उसमें आपकी सेल से रिलेटेड कोई एंट्री तो नहीं आ रही है। नेक्स्ट चीज़ जो कि आपको अपना आईटीआर फाइल करते समय ध्यान में रखनी है वो है आपको बैंक स्टेटमेंट, यानी कि आपको अपना बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक बार ज़रूर चेक करना है। और आपको अपने बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें कैश में कितनी सेल है आपकी और बैंक के थ्रू कितनी सेल है उसको अलग से बाइफरकेट करना है, क्योंकि अगर आपकी बैंक के थ्रू सेल है तो उस केस में आपको 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है, और अगर आपकी कैश में सेल है तो उस केस में आपको 8% प्रॉफिट जो है वो आपके रिटर्न में डिस्क्लोज करना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है वो है आपका एनपी रेशो। आपको अपना नेट प्रॉफिट रेशो जो है वो भी एवरी ईयर चेक करना है, क्योंकि क्या होता है कि कई सारे पर्सन क्या करते हैं कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जैसे कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता तो वो क्या करते हैं इस लिमिट के अंदर अपना प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। अब मान लो असेसमेंट या 24-25 से ये लिमिट 7 लाख तक की हो गई है, तो कई सारे पर्सन मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी की सेल 50 लाख की है तो 50 लाख का 6% यानी कि 3 लाख का प्रॉफिट होता है, लेकिन वो सोचते कि 7 लाख तक की इनकम पर तो वैसे भी टैक्स नहीं है तो वो प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा रिटर्न में शो कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। अब मान लो यदि फ्यूचर में आपकी सेल बढ़ जाती है या आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है और उस केस में अगर आप कम डिक्लेयर करते हैं तो आपको फ्यूचर में भी दिक्कत हो सकती है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी और आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप 44 एडी में फॉल करते हैं तो आईटीआर फाइल करने से पहले कौन कौन से पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो यदि आप भी सेक्शन 44 एडी में या सेक्शन 44 एडी में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को एक बार जरूर ध्यान में रखें और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि स्मॉल बिजनेसमैन हैं या जो डिजिटल मोड में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो या किसी तरह की हेल्प हुई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।